नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 है, उसके जो है माइनर टेस्ट 5 की क्लासेस देख रहे थे। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित कीजिए। इधर ब्रिटिश प्रांत दिए हुए, इधर आवंटित सीट दी हुई है। ठीक है, जो संविधान सभा में कितनी आवंटित सीट थी वो बताना है। बिहार को जो है 36 सीटें आवंटित की गई थी। कितनी सीटें थी बिहार से? 36। ठीक है, फिर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से 19 सीट थी। जो जिस कलर में उस कलर से जो है मैच करवा देंगे। फिर जो अपन बात करें, एक मिनट, उड़ीसा, तो उड़ीसा से जो आपकी सीटें थी वो थी 9। उड़ीसा प्रांत से कितनी सीट थी? 9। टोटल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। फिर मद्रास, और मद्रास से जो सीटें थी आपकी कितनी थी? 49 सीटें थी। तो किस प्रांत से कितनी सीटें थी? यहां से क्वेश्चन हमेशा आया, तो आ भी सकता है और नहीं भी आए, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं यहां से, ऐसा नहीं है कि कभी आए नहीं है। तो बिहार से 36 सीटें थी, पश्चिम बंगाल से 19 सीट, उड़ीसा से जो है 9 सीट और मद्रास से 49 सीट। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा सीट कहां से थी? तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सीट थी। संयुक्त प्रांत सबसे ज्यादा सीट यहां से थी। कितनी? 55 सीट। ठीक है, सर्वाधिक सीट। ठीक है, फिर अपन बात करें बाकी की, तो आपका जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत व बरार, यहां से आपकी सीटें थी 17। बंबई जो प्रांत है वहां से सीट थी आपकी कितनी? 21। असम प्रांत से जो है कितनी थी? असम प्रांत से 8 सीट थी, और उड़ीसा से थी आपकी 9 सीट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार से 9, उड़ीसा से 9, असम से 8, बंबई से 21, मध्य प्रांत व बरार से 17, संयुक्त प्रांत से आपकी सर्वाधिक 55 सीट, मद्रास से 49 सीट, उड़ीसा से 9 गई, पश्चिम बंगाल से 19, बिहार से 36। लेकिन जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी ना, प्रथम बैठक में सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन से प्रांत के थे? तो मद्रास प्रांत के थे। ध्यान रखना, सीटें सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत में थी, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी ना, उसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि आपके कौन से प्रांत से थे? तो मद्रास प्रांत से थे। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आपका कि संविधान सभा में सम्मिलित एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? ठीक है, तो संविधान सभा में मनोनीत अलग होती है, निर्वाचित अलग होती है। निर्वाचित कौन थी? निर्वाचित वो थे जो ब्रिटिश प्रांत से आते थे, और मनोनीत कौन थे? जो देशी रियासतों से आते थे। ठीक है, तो संविधान सभा में सम्मिलित एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? तो उनका नाम था एनी मस्करिनी। कौन? एनी मस्करिनी। और ये जो है आपकी अपना एक प्रांत है जिसका नाम था त्रावणकोर कोच्चि। प्रांत कौन सा? त्रावणकोर कोच्चि, यहां से मनोनीत थी है। तो एकमात्र मनोनीत थी कौन? एनी मस्करिनी। टोटल आपकी संविधान सभा में 15 महिला थी। कितनी? संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो कुल 15 महिला थी। ठीक है, और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, कौन सी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर, सही लिख देता हूं 9 को, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने? 9 महिलाओं ने। टोटल 15 थी, लेकिन प्रथम बैठक में सिर्फ 9 ही उपस्थित हुई थी। और एनी मस्करिनी त्रावणकोर कोच्चि से एकमात्र मनोनीत, क्योंकि मनोनीत सिर्फ देशी रियासतों से होते थे, बाकी निर्वाचित होते थे। 14 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ठीक है, दक्ष यानी बेलायुवन है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो एकमात्र दलित जो है महिला प्रतिनिधि, एकमात्र दलित। और बेगम एजाज रसूल है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 63। यहां पर आपको असुमेलित का चयन करना है। इधर संविधान सभा में सदस्य हैं और इधर संबंधित रियासत है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बलवंत सिंह मेहता, और ये उदयपुर से थे, बिल्कुल सही है। फिर सरदार सिंह, ये खेतड़ी से थे, बिल्कुल। खेतड़ी आता था जयपुर राज्य के अधीन। किसके राज्य के अधीन? जयपुर राज्य के अधीन आता था, ये ध्यान रखना, जयपुर राज्य के अधीन। ठीक है, फिर रामचंद्र उपाध्याय, ये भरतपुर से थे, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, असुमेलित क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जसवंत सिंह बीकानेर से थे, बिल्कुल। तो फिर रामचंद्र उपाध्याय कहां से थे वो मैं आपको बता देता हूं।
जो आपके रामचंद्र उपाध्याय थे ये थे अलवर से। कहां से? अलवर से। तो फिर आपके भरतपुर से कौन थे? तो भरतपुर से जो आपके थे उनका नाम था राज बहादुर। कौन? राज बहादुर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एकमात्र निर्वाचित सदस्य, एकमात्र निर्वाचित सदस्य कहां से? राजस्थान से। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और ये निर्वाचित, मैंने क्या बोला था, हमेशा ब्रिटिश प्रांत से होते थे, तो ये अजमेर मेरवाड़ा से थे, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा क्या था? जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत था। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो है आपके सामने सारा है, कहां से कौन था ये पूरा आपको याद करना है। और सर्वाधिक जो सीटें थी वो जयपुर से थी। कितनी? जयपुर से 3 सीट थी। ठीक है, और बात करें उदयपुर और जोधपुर, यहां से 2-2 सीट थी, बाकी जगह से 1-1। उदयपुर से 2 और जोधपुर से 2, जस्ट देसी रियासतों से ये 2-2, बाकी 3 थी। और एक मात्र ध्यान रखना, टोटल जो है कुल राजस्थान से कितने थे? कुल 12 सदस्य थे राजस्थान से। 12 सदस्य राजस्थान से, जिसमें से 11 तो जो है आपके रियासतों से थे, और एक मुकुट बिहारी लाल जो भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से क्या थे? एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कैबिनेट मिशन योजना कब प्रकाशित हुई? तो जो कैबिनेट मिशन योजना है वो आपकी प्रकाशित हुई 16 मई 1946 को। और जो कैबिनेट जो मिशन योजना है इसमें कौन कौन थे? तो इसमें थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ये ध्यान रखना। पैथिक लॉरेंस है, ये भारत मंत्री थे। क्या थे? भारत मंत्री। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद में एक थे, दोनों नाम पूछे कई बार, स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था, वो अलग चीज है। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये व्यापार मंत्री थे। क्या थे? व्यापार मंत्री। ठीक है, एक थे आपके एवी एग्जेंडर। ठीक है, और ये जो थे आपके नौवहन मंत्री थे। नौवहन मंत्री। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जो है कि कौन नौवहन मंत्री था, कौन व्यापार मंत्री था, और कौन अध्यक्ष था। तो कैबिनेट मिशन योजना थे, उसके अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस। जो है 2 और सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर जो है आपके क्या थे? नौवहन मंत्री थे। ठीक है, नौवहन है ये मंत्री, यानी कि जो है नौसेना के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विद्वान ने भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा है? तो भारतीय संविधान की जननी जो है भीमराव अंबेडकर को कहने वाले थे, उनका नाम था आपका केवी राव। कौन थे? केवी राव। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा किसने दी? किसकी? दक्ष पायलट की संज्ञा। तो दक्ष पायलट की संज्ञा देने वाले थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी केवी राव ने कहा, और भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट जो है आपका किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद ने कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य उपस्थित रहे? ऊपर बात कर चुका, संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य थे 55, लेकिन मद्रास प्रांत से जो है सबसे ज्यादा उपस्थित हुए थे प्रथम बैठक में। यह अपन चर्चा ऊपर कर चुके हैं, तो डायरेक्ट उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कुछ देशों से प्राप्त शुभकामना संदेशों का वाचन किया था। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो भारत को जो है बहुत सारे देशों ने बधाई दी थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्होंने कुछ देशों से प्राप्त शुभकामनाओं संदेश थे उनका वाचन किया। तो इनमें कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। क्योंकि ब्रिटेन क्यों जो है शुभकामनाएं देगा? क्योंकि वहां से जो है उन्हीं से तो अपने को आजादी चाहिए थी। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इन्होंने भारत को क्या भेजी थी? शुभकामनाएं भेजी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान सभा की पहली समिति प्रक्रिया नियम समिति थी। ठीक है, इस समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य कौन सी थी? तो पहले तो हम बात करते हैं जो प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो इसके जो अध्यक्ष थे। और इस प्रक्रिया नियम समिति जिसको पहली समिति माना जाता है, इसमें एकमात्र जो महिला सदस्य थी उनका नाम याद रख लेना, दुर्गाबाई। कौन? दुर्गाबाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? सबसे पहले हम बात करें गठन कब हुआ प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ आपका 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, फिर आपको 30 अगस्त
1947 को क्या किया, प्रारूप समिति को में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया, अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया। कब, 30 अगस्त को। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अध्यक्ष कब बनाया, तो 30 अगस्त 1947 को, जबकि प्रारूप समिति बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें जो है सदस्य मैं बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। फिर अगले जो सदस्य थे उनको हम कहेंगे एन, नाम याद रख लेना, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। एक सदस्य थे आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये अय्यर है, ऊपर वाले अयंगर थे। ठीक है। फिर जो आपके थे एक के एम मुंशी थे, के एम मुंशी। ठीक है। फिर आपके थे एक मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सादुल्ला ये थे। फिर एक आपके थे बीएल मित्र, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले अगर आपको याद नहीं है तो क्या पता बच जाओ। बीएल मित्र ने क्या दिया था, संविधान सभा से इस्तीफा दिया था। और इनकी जगह फिर एन माधव राव आए थे। कौन आए थे, एन माधव राव। ठीक है। एक थे आपके डीपी खेतान, इनकी हो गई थी मृत्यु। किसकी, डीपी खेतान की हो गई थी मृत्यु। और इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और मृत्यु के बाद में यहाँ पर जो है आपके टिट्टी कृष्णमाचारी जो है नए सदस्य आए थे। तो ध्यान रखना, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र जिन्होंने इस्तीफा दिया, फिर एन माधव राव आए, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी आए। और प्रारूप समिति की कुल आपकी बैठकें हुई थी 141। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, असुमेलित का चयन करना है। असुमेलित का चयन करो। इधर संविधान सभा की समिति, इधर अध्यक्ष है। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर आती है आपकी झंडा समिति, इसके जेबी कृपलानी नहीं थे। झंडा तो ये असुमेलित हो गया। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद। और जो है इस जो है झंडा समिति का दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं, ये थी आपकी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, जिसको झंडा समिति कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और भारतीय जो है झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वज है कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज को अपनाया, यह ध्यान में रखना है। बाकी सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल और वित्त एवं स्टाफ समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ही है अपने। सुमेलित करना है, सुमेलित कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और यहाँ पर जो है जो प्रावधान जिस देश से लिए गए वो है। सबसे पहले हम बताते हैं विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड या ब्रिटेन से क्या, विधि का शासन। कलर चेंज करते हैं। फिर बात आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपकी ये जापान से ली गई है। ठीक है। फिर जो आपकी बात आती है वो आती है राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई जो विधेयक सुरक्षित रखता है, ये आपकी जो है कनाडा से ली गई है। कहां से, राज्यपाल ज्यादातर कनाडा से ही लिया गया है। फिर अपन बात करते हैं अगले की, वो है आपका कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो जो जिससे सुमेलित है उस कलर में लिखा हुआ है। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना आपका कनाडा से, और समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसका सही भाव जो व्यक्त करता है आपका ऑप्शन नंबर 4 करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं है। भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसका धर्मनिरपेक्ष से कोई लेना देना नहीं है। भारत में अनेक धर्म है, इसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहेंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म जो है भारत का राज धर्म या राज्य धर्म नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 अभिकथन दिए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और अन्य को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन है आपका कि भारतीय संविधान अर्ध जो है संघात्मक है। ये बात बिल्कुल सही है। अर्ध संघात्मक का मतलब है कुछ चीजों में राज्य पावर में है, कुछ चीजों में जो है आपका केंद्र पावर में है। ठीक है। ना तो राज्य को विशेष स्वतंत्रता है, ना केंद्र का एक तरफा वर्चस्व है, इसलिए अर्ध संघात्मक है। फिर अब भारतीय संविधान में न तो संघात्मक और नहीं एकात्मक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या
व्याख्या करता है। अर्ध संघात्मक इसलिए है कि कुछ चीजें जो संघात्मक होती है, जैसे भारत में जो केंद्र सरकार जो है अंतिम निर्णय लेती है, और जो जो बचे हुए विषय वो भी केंद्र सरकार के पास है, अवशिष्ट विषय। और कुछ में जो है ये भी है कि राज्य जो है अपनी खुद की सरकार जो है स्वायत्तता मिली हुई है, तो वो एकात्मक का भी जो है वर्णन करती है। तो अर्ध संघात्मक भारत का संविधान है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा जो है आपका, एक मिनट, निम्न में से कौन सा संविधान का कार्य है? ठीक है, सबसे पहले संविधान के कार्य कौन कौन से वो अपने को बताना है। सबसे पहले ये नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल मौलिक अधिकार की गारंटी देता है संविधान, तो ये तो है। ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, बिल्कुल करता है कि कौन राज्य किस पर कानून बनाएगा, केंद्र किस पर कानून बनाएगा। तो राज्य की जो ये शासन की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनकी शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, तो अच्छे लोग आना कोई जरूरी नहीं है और आते भी नहीं है। फिर ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, तो बिल्कुल ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो ए, बी और डी है, सी नहीं है, तो ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, वही है वापस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम बात करें अमेरिका, कहां से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से जो लिया गया है वो ऑप्शन नंबर जो है सामने वाला ही, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपकी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से राष्ट्रपति की स्थिति ली हुई है। ठीक है, अमेरिका से न्यायाधीशों को पद से हटाना, ब्रिटेन से जो है राष्ट्रपति की स्थिति ली गई है। फिर बात करें अपन कनाडा की, तो कनाडा से जो लिया गया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया की बारी, तो ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी ध्यान रख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट बनता है। ये आपका लिया गया आयरलैंड से, कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति है वो कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये दो चीजें कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए आप क्लियर करवा देता हूं, याद दिला देता हूं। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से और राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 76, ये जो आपको डायरेक्ट देखो, ये वाद वगैरह अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो लक होगा आपका, तो याद होगा तो अच्छी बात है, वरना इनको छोड़ना ही पड़ता है। जो चंपकम दोराई राजन वाद का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से था? तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 46 से था। इसको डायरेक्ट याद रखना होगा आपको। अनुच्छेद 29 क्या होता है? अनुच्छेद 29 जो आपका ये है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद जो है कौन सा है? 29 जो है ये आपका मौलिक जो मौलिक अधिकार है उनमें है। और अनुच्छेद 46 जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ये एससी यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा व अर्थ मतलब धन संबंधित हितों में अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद ध्यान में रखने ना। 46वां जो है नीति निर्देशक तत्व से आता है, जिसमें एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि, और 29वां अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो चंपकम जो दोराई राजन विवाद है बनाम जो है उसमें क्या है? अनुच्छेद 29 और 46 सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित जो है मूल अधिकारों की विशेषता कौन सी मानी जाती है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा क्या है? इसको विशेष संरक्षण प्राप्त है। ये आत्यंतिक नहीं है, अपितु इन पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए हैं। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त जो है निर्बंध लगाए गए, पाबंदियां जो है लगाई गई है। यह व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों ही क्या है इसमें? सही है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट याद रखने हैं। फिर आप भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित अधिकारों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन लेवल का है और पॉलिटी हमेशा लेवल की आती है। तो भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद
25 से लेकर अनुच्छेद जो है 28 तक है। ठीक है, इनको जो है आपको लाइन से बताने की 25, 26, 27, 28 कौन सा है, तो 25वां है ये वाला सी वाला, धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, 26वां है ये वाला, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता। 27वां है आपका बी वाला, किसी भी धर्म के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता। और जो आपका 28वां है वो डी वाला, कि किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेशन अथवा धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले सी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर आपका डी। तो सी ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखना इनको। तो हर अधिकार आपको याद होना चाहिए। फिर है सुप्रीम कोर्ट के ने अपने किस फैसले में यह निर्णय किया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। तो शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत आता है। जो आरटी अधिनियम भी लागू हुआ था वो अनुच्छेद 21 के तहत हुआ था। आरटी 2009 जो है आपका अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत लागू हुआ था। तो ये जो किस वाद में जो है ये माना गया था, तो ये माना गया था आपका मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो किस व्यवस्था के अधीन है। मतलब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक गतिविधि के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, तो वो किसके अंतर्गत, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और आपका स्वास्थ्य। तो उत्तर हो जाएगा जो है आपका कौन सा 1, 2 व 4। ठीक है, इन चारों 1, 2 और 4 इन तीनों के अंतर्गत दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 4 ऑप्शन नंबर 3। तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगले जो क्वेश्चन है 20 वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।